तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से ना मिथक और इतिहास के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर टिकी हुई है। ये कहानी है श्री कृष्ण की भव्य नगरी द्वारका की। एक ऐसी जगह जो शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सच्ची है। अगर हम पुराने ग्रंथों की माने तो द्वारका भाई कोई आम शहर था ही नहीं। इसे तो एक चमत्कार माना जाता था। सोने चांदी और न जाने कितने कीमती रत्नों से जड़ा हुआ। लोग कहते थे ये तो जैसे धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा उतर आया हो। सोचिए जरा, दीवारें सोने की और फर्श चांदी के। और इसका साइज, अरे वो तो कल्पना से भी परे था। भागवत पुराण में लिखा है कि इस शहर में चंद्रकांत मणि और हीरों से जड़े 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। 9 लाख मतलब एक ऐसा महानगर जिसकी चमक के आगे आज के बड़े बड़े मॉडर्न शहर भी फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर अचानक सिर्फ एक दिन में ये पूरा का पूरा शानदार शहर समुंदर में समा गया। तो सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, एक मिथ है, या फिर समुंदर की गहराइयों में सच में एक खोया हुआ इतिहास दफन है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस पौराणिक कथा को कि आखिर ये सोने की नगरी बनी कैसे, और फिर इसका इतना दुखद अंत कैसे हुआ। द्वारका, इस नाम का मतलब ही है गेटवे या द्वारों का नगर। कहानी ये है कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए समुद्रदेव यानी वरुण से जमीन मांगी और समुद्र ने उन्हें बीच में से 153 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी। फिर इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बसाया जिसकी सड़कें एकदम प्लान्ड थीं, सिंचाई का सिस्टम बहुत एडवांस था और एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी था। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये एक अनबिलीवेबल हाईटेक सिटी थी। तो सवाल ये है कि आखिर इतना शानदार शहर तबाह कैसे हो गया। इसका जवाब छिपा है 2 श्रापों की कहानी में। पहला श्राप दिया गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद। अपने 100 बेटों को खोने के दुख में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका कुल खत्म हुआ वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप कृष्ण के ही बेटे साम की एक गलती की वजह से मिला। उन्होंने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। बस इन 2 श्रापों ने मिलकर द्वारका की किस्मत तय कर दी। और फिर सदियां बीत गईं। द्वारिका सिर्फ किताबों और कहानियों में जिंदा रह गई। लेकिन फिर आई 20वीं सेंचुरी और मछुआरों की कुछ कहानियों से लेकर पहली आर्कियोलॉजिकल खुदाई तक इस खोए हुए शहर की आधुनिक खोज शुरू हुई। और ये सफर काफी लंबा रहा है। देखिए, 1930s में ही पायलट्स और मछुआरों ने समंदर के नीचे कुछ अजीब सीधी सीधी लाइनें जैसी देखने की बात बताई। फिर 1963 में एएसआई ने, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, पहली खुदाई की। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1979 में, जब डॉक्टर एसआर राव ने इंडिया की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई, सिर्फ इसी शहर को खोजने के लिए। 2001 में सोनार टेक्नोलॉजी से पानी के नीचे बहुत बड़े खंडहर दिखे। और फिर अभी हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री के एक सिंबॉलिक डाइव ने इस खोज को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। तो चलिए अब उस इंसान की बात करते हैं जिनकी जिद और विजन ने इस पूरी खोज को एक नई दिशा दी। मैं बात कर रहा हूं आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसआर राव की। डॉक्टर राव का नजरिया एकदम अलग था। उनका कहना था, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की तरह देखता हूं। और बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने महाभारत में दिए गए डिस्क्रिप्शंस को एक मैप की तरह इस्तेमाल किया और उस शहर को खोजने निकल पड़े जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते थे। पर यह रास्ता फूलों का नहीं था। बहुत मुश्किलें थीं। सोचिए, फंडिंग की इतनी कमी थी कि एक मिशन तो सिर्फ 800 रुपए से शुरू करना पड़ा। बाकी एकेडमिक्स उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये कहानियों के पीछे भाग रहे हैं। ऊपर से इंडिया में मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल नया फील्ड था। कोई हाईटेक इक्विपमेंट नहीं, डाइवर्स को अपने हाथों से समुद्र की तलहटी को टटोलना पड़ता था। ये उनकी टीम का जुनून ही था जो उन्हें आगे बढ़ाता रहा। 1983 से 1992 के बीच डॉक्टर राव और उनकी टीम ने लगभग 12 बार समंदर के नीचे खोज की और जो उन्हें मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। पानी के 30 मीटर नीचे एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली, बिल्कुल वैसी
जैसी महाभारत में बताई गई थी। 30 से ज्यादा पत्थर के एंकर्स मिले जो ये बताते थे कि यहाँ एक बड़ा पोर्ट, एक बंदरगाह हुआ करता था। साथ ही मिली मोहरें, मिट्टी के बर्तन, लोहे और पीतल की चीजें। ये सब एक एडवांस सिविलाइजेशन के पक्के सबूत थे। तो डॉक्टर राव ने एक दरवाजा खोल दिया था। लेकिन अब बारी थी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की, जो हमें लहरों के नीचे छिपे और भी गहरे राज बताने वाली थी। जब इन मिली हुई चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो जो रिजल्ट्स आए वो सच में चौंकाने वाले थे। कुछ चीजें तो 3500 से 5000 साल पुरानी निकली, मतलब बिल्कुल महाभारत के टाइम की। लेकिन कुछ चीजें 9000 साल पुरानी भी मिली। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की बात है। अब इसने एक बिल्कुल नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या द्वारका की कहानी असल में महाभारत से भी ज्यादा पुरानी है, या क्या उस जगह पर एक के बाद एक कई शहर बसे और उजड़े? ये एक ऐसी खोज है जो हमारे पूरे इतिहास की समझ को ही बदल सकती है। तो आखिर द्वारका डूबी कैसे? यहाँ दो नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ है पौराणिक कथा जो कहती है कि ये श्रापों के कारण हुआ, और जब श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी तो समुद्र शहर को वापस ले गया। दूसरी तरफ है साइंस जो बताता है कि शायद समुद्र का लेवल अचानक तेजी से बढ़ गया हो सकता है कोई बहुत बड़ी सुनामी आई हो। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है, मिथ हो या साइंस, दोनों ही एक सडन और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की तरफ इशारा करते हैं। एक ही झटके में सब खत्म। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज के दौर में, जहां द्वारका की ये खोई हुई विरासत एक बार फिर से सतह पर आ रही है। और ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था, विज्ञान और हमारा राष्ट्रीय गौरव सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समंदर की गहराइयों में गोता लगाया और उस जगह पर एक मोरपंख अर्पित किया जहां माना जाता है कि कभी द्वारका नगरी थी, तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं था। ये इस दोबारा खोजी गई विरासत के लिए एक नेशनल रिस्पेक्ट का पल था, एक ऐसा पल जिसने द्वारका को फिर से पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। तो द्वारका की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी-कभी आस्था और विज्ञान दुश्मन नहीं होते, वो मिलकर इतिहास के सबसे बड़े रहस्य भी सुलझा सकते हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर द्वारका की कहानी सच हो सकती है, तो समंदर की लहरों के नीचे और न जाने कितनी ऐसी ही प्राचीन कहानियां अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही होंगी।